हैंडमेड कैंडल्स बनानी आती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर अलग अलग जगह पर जाकर उन कैंडल्स को सेल नहीं कर पा रही थी। तो उसके माइंड में एक दिन आइडिया आता है। उसकी एक फ्रेंड दिल्ली रहती है जिसका नाम है नेहा। तो वो एक दिन क्या करती है, नेहा को कॉल करती है और उसको पूछती है एंड उसको बताती है कि मेरी कैंडल्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो कैंडल्स हैंडमेड है, लेकिन मैं उसको अलग अलग लोकेशंस पर जाकर बेच नहीं पा रही हूँ, तो क्या तू उन कैंडल्स को सेल करने में मेरी हेल्प करेगी? क्या अपनी लोकेशन पर मेरी कैंडल्स को सेल करवाएगी? तो नेहा कहती है कि मैं सेल तो करवा दूंगी, लेकिन इन रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है? तो रिया रिप्लाई करती है कि कुछ नहीं, जो भी तू मेरी कैंडल्स सेल करवाएगी उस सेल्स पर मैं तुझे कुछ परसेंटेज दे दूंगी, यानी कि जितनी भी मेरी सेल्स होंगी उसका कुछ परसेंटेज का कमीशन मैं तेरे को दे दूंगी। इट साउंड्स कूल ना? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टोरी टाइम के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है क्या है ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्या मीनिंग है कंसाइनमेंट अकाउंट्स का, कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर होती है, क्या क्या टर्म्स का यूज किया जाता है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, हर एक चीज के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को एंड यहाँ पर समझना शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, किस चीज को हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक टाइप का बिजनेस है जहां पर हम लोग अपने सामान को किसी के थ्रू बिकवा रहे होते हैं, अपना सामान किसी और पार्टी को देते हैं और कहते हैं मेरे बिहाफ पर तुम इस सामान को सेल कर दो। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक तरीके का बिजनेस अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन किसी अनदर पर्सन को अपना गुड सेंड करता है और उसको बोलता है मेरे बिहाफ पर इस गुड्स को आप लोग सेल कर दो। जो गुड्स को भेज रहा होता है वो होता है हमारा कंसाइनर, जिसको गुड्स रिसीव हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर दो टर्म्स यूज होने वाली है, कंसाइनर एंड एक कंसाइनी। मैं अपने सामान को किसी को भेज रही हूं तो मैं हूं कंसाइनर, एंड अगर मैं आपको गुड्स भेज रही हूं तो आप लोग हैं कंसाइनी। एंड कंसाइनी करता है इस गुड्स को सेल किसके बिहाफ पर, हमारे कंसाइनर के बिहाफ पर, एंड उसके बदले में उसे क्या मिल रहा होता है, जो भी वो मेरी सेल करता है उस सेल के बेसिस पर मैं उसको कुछ परसेंटेज दे रही होती हूँ, उस परसेंटेज को बोलते हैं हम उसको उसके बेस पर पे करने वाले हैं कमीशन। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। यहां पर एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहां पर हमारे पास है एक कंसाइनर जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, सेल नहीं यहां पर ट्रांसफर कर रहा है कंसाइनी को। कंसाइनी को क्यों दे रहा है? ताकि वो उसके बिहाफ पर उसके गुड्स को सेल कर पाए। यही हम लोगों का कंसाइनमेंट अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट है। कंसाइनमेंट बेनिफिशियल होता है दोनों ही पार्टीज के लिए, कंसाइनर भी इसमें बेनिफिशियल है एंड कंसाइनी भी बेनिफिशियल है। अब कंसाइनर हर अलग अलग जगह पर जाकर अपना गुड सेल नहीं कर सकता, तो उसका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है हमारे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की वजह से, तो इसीलिए ये कंसाइनर के लिए भी बेनिफिशियल है एंड कंसाइनी के लिए भी बेनिफिशियल है। रीजन इज कि उसको उसके बिहाफ और उसके बेस पर कमीशन मिल रही है, उसकी अर्निंग हो रही है, इसीलिए वो कंसाइनी के लिए भी बेनिफिशियल है। जो कंसाइनर है उसी के पास ऑनरशिप रहती है गुड्स की जब तक वो फाइनल कंज्यूमर को सेल नहीं हो जाता। भले कंसाइनर अपने गुड्स को कंसाइनी के पास भेज रहा है, लेकिन कंसाइनी को उसकी ऑनरशिप नहीं देता, सिर्फ गुड्स दे रहा है कि जब बिक जाएगा ऑनरशिप वो तब ट्रांसफर करेगा, वो भी कंसाइनी को नहीं, रियल कस्टमर को, फाइनल कंज्यूमर को। रिलेशनशिप जो होती है हमारे कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में वो होती है प्रिंसिपल एंड एजेंट की। जो हमारा कंसाइनी होता है वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा होता है हमारे प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल यानी कि हमारे कंसाइनर के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? या फिर ये बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर किन किन टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम, आगे की चीजें पढ़ते टाइम आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर कंसाइनी किसको बोल रही हूँ या फिर मैं
मैंने कंसाइनर किसको माना, कौन है कंसाइनर, क्या इसका नेचर है, हर एक चीज समझने के लिए आप लोगों को कुछ टर्म्स का मीनिंग पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की। पहली टर्म है यहाँ पर कंसाइनर। कंसाइनर का मीनिंग अभी पीछे समझा है, जो अपने गुड्स को भेज रहा होता है सेल करने के लिए कंसाइनी के पास। जो गुड्स भेज रहा है वो है कंसाइनर, एंड जिसको गुड्स मिल रहा है, गुड्स रिसीव हो रहा है, वो है मेरा कंसाइनी। कंसाइनमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट, एक बॉक्स उसने प्रिपेयर करके भेजा होगा जिसके अंदर उसका गुड्स है, तो वो जो लॉट ऑफ गुड्स है वो है उसका कंसाइनमेंट, यानी कि वो बिजनेस अरेंजमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनमेंट अग्रीमेंट क्या है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में जिसके बिहाफ पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है एंड कंसाइनी आगे उसे फाइनल कंज्यूमर तक भेजता है। ये लीगली रिटन कम्युनिकेशन है बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, जिसके अंदर हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, किस किस के बीच की, कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच की। उसके बाद है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस किसको बोलते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिस पर कंसाइनर लिख करके भेजता है कि यहाँ पर इतने बॉक्स आपकी इस चीज के हैं, 2 बॉक्स मैंने इस चीज के भिजवाए, यानी कि जहां पर आपके पास नेम ऑफ द कंटेंट, यानी कि क्या आइटम आप लोग किस चीज का टाइटल भेज रहे हैं, प्लस साथ में उसकी क्या क्वांटिटी है, वो होता है आप लोगों का प्रोफॉर्मा इनवॉइस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है यहाँ पर, इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, एंड जनरली ये एक्सपेंसेस हमारा कंसाइनर पे करता है। एक्सपेंसेस जो कंसाइनर पे करता है अपने गुड्स को डिस्पैच करने के लिए अपनी जगह से कंसाइनी के प्लेस तक, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, एंड इन एक्सपेंसेस को हम लोग कॉस्ट ऑफ द गुड्स के अंदर ऐड करते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, लेकिन ये खर्चे कौन पे कर रहा होता है, ये खर्चे किसके होते हैं, कंसाइनर के खर्चे होते हैं। ये वो खर्चे जो कंसाइनर कब पे करता है, जब अपनी जगह से कंसाइनी के प्लेस तक सामान पहुंचाना होता है, उस टाइम पर होने वाले सभी खर्चे हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जनरली पेएबल बाय कंसाइनर, एंड जो हमारे खर्चे होते हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ द गुड्स के अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जनरली ये खर्चे हमारा कंसाइनी पे करता है जैसे ही उसके पास उसका गुड्स पहुंच जाता है। ये जो गुड्स के खर्चे होते हैं ये मेंटेनेंस के लिए होते हैं, यानी कि ये वो खर्चे हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो कंसाइनी पे कर रहा है उन गुड्स की मेंटेनेंस के लिए जो गुड्स कंसाइनर ने उसके पास भिजवाए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कमीशन। कमीशन इज इजी। कमीशन क्या है, एक रिवॉर्ड है या कंसीडरेशन है। किसका कंसीडरेशन, किसका रिवॉर्ड, जिसका गुड्स आप लोग बेच रहे हैं उसके बिहाफ पर मिलने वाला, यानी कि उसको बेचने के लिए आपको कुछ कंसीडरेशन मिल रहा है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कमीशन। उसके बाद है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉरवर्ड करता है कंसाइनी। कंसाइनी एक स्टेटमेंट बनाता है एंड स्टेटमेंट को बना के कंसाइनर के पास भेजता है। ठीक है, समझ आ गया। कंसाइनी एक स्टेटमेंट बना रहा है, बट बना किस चीज का रहा है, वो दिखाता है कि कौन कौन से गुड्स सेल हो गए हैं, एंड सेल हुए हैं तो कौन सी अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट उसको रिसीव हुई है, कितने खर्चे उसने पे किए हैं, क्या कमीशन चार्ज की गई है, हर एक चीज उस अकाउंट सेल के अंदर आप लोगों को मिलेगी। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंसाइनी बनाता है कंसाइनर के लिए, ये बताने के लिए कि कौन कौन से गुड्स बिके हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, कितना खर्चा उसने पे किया, कितनी कमीशन चार्ज की गई है, हर एक चीज उसको उस अकाउंट सेल के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद है सिंपल कमीशन। सिंपल कमीशन मतलब बस जनरली आपको एक सेल्स पर अपनी परसेंटेज को चार्ज करना है, वो होती है आप लोगों की सिंपल कमीशन। एक होती है ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल कमीशन के ऊपर भी एक कमीशन चार्ज की जाती है। लाइक सपोज इस साल आप लोगों का एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट हो गया, तो जितने भी आप लोगों के यहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं, यहाँ पर अब कंसाइनीज आपके ऊपर नजर रख के बैठे हैं कि यूजुअली नॉर्मल हिसाब से इस बार आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो किसी का प्रॉफिट किसी दूसरे पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो नजर रख के बैठते हैं और वो आपको कहते हैं कि इस साल तो थोड़ा बोनस बनता है, यानी कि थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कमीशन देने के बाद उसको थोड़ी सी ओवरराइडिंग कमीशन भी दे देते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग जनरल केस के अंदर क्या होता है, कंसाइनर की ही सारी सिरदर्दी होती
होती है। कंसाइनी को बस गुड्स सेल करना होता है। पैसा डूब रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, कोई बैंकरप्ट बन रहा है, पैसा नहीं चुका रहा है, ये सारी सिरदर्दी हमेशा कंसाइनर की ही रहती है। तो इस केस के अंदर कंसाइनर थोड़ा सा स्मार्ट बनता है। वो क्या कहता है कि तू ही सारे खर्चे ले ले, कोई बैड डेट्स हो रहे हैं वो भी तेरी सिरदर्दी, कोई बैंकरप्ट हो रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी हेडेक तुम्हारी। उस बेस पर मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगा जिसका नाम है डेल क्रेडिट कमीशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब भी आप लोग अपनी सिरदर्दी कंसाइनी को शिफ्ट कर देते हैं कि पैसा डूब रहा है, बैंकरप्सी हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी हेडेक है, मेरे पास तक ये बातें नहीं आनी चाहिए, मेरे को हेडेक देने वाला काम मत करना, भले मुझसे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ले लो। ये जो थोड़ा सा पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो है डेल क्रेडिट कमीशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां तक हम लोगों ने हमारी सभी टर्म्स को अच्छे से कवर कर लिया है, हर एक टर्म का मीनिंग समझा है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। आई होप हर एक टर्म का मीनिंग अच्छे से क्लियर है। नहीं भी क्लियर है, कोई डाउट माइंड के अंदर है, हम लोग आगे अपना चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो वहां पर धीरे धीरे करके मैं आपको टर्म्स की मीनिंग क्लियर करवाती रहूंगी। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद बात आती है कि यहां पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब तक जर्नल एंट्रीज नहीं आती तब तक हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो यहां पर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज को इंटरेस्टिंग बना करके करने वाले हैं। आपको बस मेरे साथ साथ स्टोरी सुनते जाना है एंड अपने जर्नल एंट्रीज वाले रूल्स को याद करते जाना है। कैसे ही सारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। एक चीज को ध्यान से समझेंगे, यहां पर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि मुझे कहीं पर भी कुछ भी मिल रहा है उठाकर उस बॉक्स में डाल दो। एक ऐसा एलिमेंट है कि कहीं पर कुछ भी मिल रहा है कंसाइनर के पास, उसे उठाकर मैं उसके अंदर डाल दूंगी। उस एलिमेंट का नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। एलिमेंट का नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। लाइक अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं क्या क्या चीजें उसके अंदर मैं डालने वाली हूं। गुड्स बिका, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दो। एक्सपेंसेस हुए, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दो। कंसाइनी से पैसा आने, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दो। कुछ भी चीज हो रही है मुझे सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डालना है। कमीशन देनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डाल दो। कुछ भी मिल रहा है आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डालना है। पॉइंट क्लियर है? इजी है। अब जर्नल एंट्रीज बहुत इजी, बहुत सिंपल लगने वाली है। ध्यान से मेरे साथ साथ स्टोरी सुनते जाओ एंड अपनी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करते जाओ। यहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज को दोनों की ही बुक्स के अंदर देखने वाले हैं। कंसाइनर की बुक्स के अंदर भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे एंड कंसाइनी की बुक्स के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोगों से हो सकता है दोनों की अकाउंटिंग पूछ ले, या फिर हो सकता है कंसाइनर की पूछे, या हो सकता है कंसाइनी की पूछे। तो हम लोगों को हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इजी सा चैप्टर है, हम लोगों को हर एक चीज आनी चाहिए। एग्जाम्स के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। तो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है यहां पर कंसाइनर कंसाइनी को अपना गुड्स भेज रहा है। क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग मतलब कंसाइनर। किसकी बुक के अंदर एंट्रीज हो रही है? कंसाइनर की बुक्स के अंदर हो रही है। यानी कि अब मैं यहां पर और कोई नहीं बल्कि कंसाइनर हूं। तो यानी कि कंसाइनर यहां पर अपने गुड्स को कंसाइनी के पास भेज रहा है। तो मैं गुड्स भेज रही हूं, हर एक चीज कहां डालनी है? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। कहां डालनी है? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को किया है यहां पर डेबिट। पॉइंट क्लियर है? यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह यूज हो रहा है। एक तरीके से यहां पर एक्सपेंस के रूप में हम लोग इसको यहां पर ऐसे यूज करें। अब लॉजिक अगर सुनना चाहते हो, कंफ्यूज नहीं होगे, तो लॉजिक सुनो। यहां पर आप लोग गुड्स अगर भेज रहे हो, ओनरशिप किसके पास है? आपके पास। कंसाइनर आप हैं, ओनरशिप आपके पास है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंसाइनी को ओनरशिप नहीं देते, खाली गुड्स देते हैं। तो ओनरशिप आपके पास है। अब इस ओनरशिप की वजह से गुड्स के अंदर कोई खराबी आ रही है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, खो गया, कुछ भी हो रहा है, इसकी सिरदर्दी किसकी? आपकी। इस पर होने वाली मेंटेनेंस किसकी? आपकी। खर्चे आपके, रिपेयर्स आपकी। तो खर्चे सभी आपके हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को यहां पर एक्सपेंसेस के तौर पर माना गया है। कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको किया है हम लोगों ने डेबिट। ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लो कि हर एक चीज को एक एलिमेंट जो कॉमन है उसके अंदर डालना है। कौन से एलिमेंट के अंदर डाल रहे हैं? हम लोग कंसाइनमेंट के बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? कंसाइनमेंट अकाउंट इसीलिए यहां पर डेबिट हुआ है। अब
बारी आती है यहाँ पर क्रेडिट किसको करना है। सपोज ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ना होती, आप नॉर्मल गुड्स सेल कर रहे होते तो क्रेडिट में क्या लिखते, क्रेडिट में लिखते सेल्स। पॉइंट क्लियर है, क्या लिखते, क्रेडिट में सेल्स लिखते। बट क्योंकि ये चैप्टर मेरा नॉर्मल चैप्टर नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर है, तो क्या मैं यहाँ पर सेल्स लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सेल्स तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं अपना गुड्स कंसाइनमेंट पर भेज रही हूँ। तो बस उसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पर लिखा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल्स की जगह बस मैंने अपनी ही बात को यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर सेल्स नहीं, गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेज रही हूँ, इसीलिए लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पॉइंट क्लियर है, लॉजिक समझ आ रहा है या फिर नहीं? अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये ही एंट्री आप लोगों को कंसाइनी की बुक में करनी है, तो आप बोलेंगे कंसाइनी की बुक के अंदर इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। कंसाइनी गुड्स को रिसीव करने की, क्या गुड्स कंसाइनी ने भेजे हैं? नहीं, तो वो अपनी बुक के अंदर एंट्री क्यों करेगा? सिर्फ गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजने की एंट्री कंसाइनर की बुक में होगी, ना कि कंसाइनी की बुक में। अब नेक्स्ट एंट्री है, जब कंसाइनर अपने गुड्स को कंसाइनी के पास भेज रहा था तो उसके कुछ खर्चे लग रहे थे, लाइक कैरेज का खर्चा लग रहा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा होगा, जो भी खर्चा होगा जो कंसाइनर पे कर रहा है उसको हम लोगों को यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री को करना है। अब कंसाइनर किसी खर्चे को पे कर रहा है तो उसके पास से क्या जा रहा है, कैश या फिर बैंक, इसीलिए कैश एंड बैंक को मैंने यहाँ पर किया है क्रेडिट। अब द थिंग इज, मुझे यहाँ पर डेबिट किसको करना है? अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री मैं कर रही होती तो किसको डेबिट करती? मैं करती एक्सपेंसेस को डेबिट। लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक कॉमन एलिमेंट यहाँ पर दिया है तो मैं एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करूंगी। किसको डेबिट करूंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, क्योंकि अगेन मेरा खर्चा बढ़ रहा है एंड कंसाइनमेंट को मैंने खर्चा ही माना है, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। दोनों तरीके से, दोनों ट्रिक से बता रही हूँ, विद लॉजिक भी एंड विद शॉर्ट ट्रिक भी। जो भी ट्रिक आप लोगों को याद रहती है आप वो ट्रिक यूज करके अपनी जर्नल एंट्रीज को इजीली समझना। आगे उसके बाद कंसाइनर ने खर्चा किया है तो कंसाइनी का इसके अंदर कोई मैटर है नहीं, इसीलिए कंसाइनी की बुक के अंदर इसकी भी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होने वाली है। अब थर्ड जर्नल एंट्री की बात करते हैं। थर्ड में क्या होता है, अब जैसे ही गुड्स जाता है कंसाइनी के पास तो उससे पहले कंसाइनी क्या करता है, एडवांस में कुछ पेमेंट भिजवाता है कंसाइनर के पास। तो जब भी एडवांस में कोई पेमेंट आ रही है तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? सपोज उसने कैश एडवांस में भिजवा दिया तो कंसाइनर के पास क्या आ रहा है, कैश या फिर बैंक, इसीलिए कैश या बैंक को कर दिया डेबिट। हो सकता है उसने कैश या फिर बैंक बैलेंस ना बढ़ाया हो सकता है कोई बिल्स रिसीवेबल भिजवा दिया हो, तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है, एसेट, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को भी कर दिया डेबिट। अब द थिंग इज, ये जो कैश आया है या फिर बिल आया है ये किसके पास से आया है, कंसाइनी के पास से आया है, इसीलिए कंसाइनी अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। पॉइंट क्लियर हुए या फिर नहीं? एडवांस में कंसाइनी कंसाइनर को कुछ पेमेंट भेज रहा है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। हो सकता है पेमेंट नहीं बिल भेज रहा है तो बिल को डेबिट कर दिया। कौन भेज रहा है, कंसाइनी, इसलिए कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया। अब सेम एंट्री में कंसाइनी की बुक के अंदर देखने वाली हूं, कंसाइनी पैसा भेज रहा है, पैसा भेज रहा है तो उसका कैश या बैंक कम हो रहा है, इसीलिए कैश और बैंक यहां पर क्रेडिट हुआ है। उसके बाद हो सकता है कैश बैंक ना भेज करके वो बिल भेज रहा है तो मैं वहां पर बिल को क्रेडिट कर दूंगी, बिल्स पेएबल को। अब डेबिट किसको करेंगे, जिसको वो भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कंसाइनर को, इसीलिए कंसाइनर अकाउंट यहां पर हुआ है डेबिट। आई होप ये जर्नल एंट्री आप लोगों को इजी एंड सिंपल लग रही है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब जैसे ही कंसाइनर को बिल मिलता है तो कंसाइनर कहता है मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मुझे पैसा अर्जेंटली चाहिए, तो वो उसका बिल उठाता है एंड बैंक वालों के पास जाता है और कहता है मेरा प्लीज ये बिल डिस्काउंट कर दो, मुझे अभी पैसा दे दो। तो बैंक वाले पैसा दे रहे हैं तो कैश एंड बैंक को कर देंगे डेबिट, क्योंकि बैंक वाले उसको पैसा दे रहे हैं तो बैंक डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं एंड उसकी वजह से उसका बिल डिक्रीज हो जाएगा, उसका बिल वहां पर खत्म हो जाएगा, इसीलिए बिल को हम लोग करेंगे यहां पर क्रेडिट। अब अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लाइक आपका बिल था 5000 रुपीज का लेकिन बैंक वाले आपको 4900 रुपीज दे रहे हैं, 100 रुपीज अपने चार्जेस के काट रहे हैं, तो उस चार्जेस का मतलब है आपका
खर्चा हो रहा है, इसीलिए आप उस डिस्काउंट को कर देंगे डेबिट। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अब एक बात का आंसर करेंगे, कंसाइनर बैंक के पास गया बिल को डिस्काउंट करवाने, क्या कंसाइनी का इसके अंदर कोई मैटर है? नहीं, इसीलिए कंसाइनी की बुक के अंदर इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी यहाँ पर कोई भी खर्चा कर रहा है, एक्चुअली कंसाइनी का यहाँ पर कोई और मैटर नहीं है, उसको कमीशन जरूर देनी है, इसके अलावा कंसाइनी का यहाँ पर कोई और खर्चा नहीं बनता। अब लेकिन कंसाइनी मेरा दिल्ली में रहता था, हम पुणे में रहते थे, तो क्या हुआ, कंसाइनी अब पुणे जाकर के तो चेक लाने से रहा, तो कंसाइनी क्या करता है, एट दैट टाइम खुद ही खर्चा पे कर देता है और कंसाइनर को कॉल करता है, भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो, मैंने तुम्हारे बिहाफ पर खर्चा किया है। वही केस यहाँ पर है, कंसाइनर ने पुणे से दिल्ली सामान भेजा है, पुणे से दिल्ली सामान भेजे तो दिल्ली जाकर के वो सामान उतरता है तो वहां से भी उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं सामान को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, तो वो खर्चे अब कौन पे करेगा, वो खर्चे कंसाइनी पे करेगा। तो कंसाइनी के पास से क्या जा रहा है, कैश या फिर बैंक, इसलिए कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पर किया है क्रेडिट। अब द थिंग इज डेबिट किसको करेंगे, डेबिट यहाँ पर कंसाइनर को करेंगे। रीजन सुनेंगे कंसाइनर यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, कंसाइनर मुझे इन फ्यूचर इसका पैसा लौटाएगा, तो जो भी मुझे इन फ्यूचर पैसा दे रहा होता है वो बनता है मेरा डेटर, एंड डेटर को मैं करती हूँ डेबिट। कंसाइनर्स अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि कंसाइनी ने अभी तो पेमेंट कर दी, लेकिन इन फ्यूचर यही पैसा मेरा कंसाइनर लौटाने वाला है, कंसाइनर इन फ्यूचर लौटाएगा, यानी कि वो मेरा डेटर है, इसीलिए उसको किया है डेबिट। अब द थिंग इज कंसाइनर की बुक के अंदर हम लोग क्या जर्नल एंट्री करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर मुझे कंसाइनी को पैसा देना पड़ेगा, कंसाइनी ने मेरा खर्चा कर रखा है तो मुझे कंसाइनी को पैसे देने पड़ेंगे, एंड जिसको हमें पैसे देने पड़ते हैं वो मेरी लाइबिलिटी होती है, मेरा क्रेडिटर होता है, इसीलिए कंसाइनी को किया है यहां पर क्रेडिट। अब द थिंग इज डेबिट किसको करे, समझ ही नहीं आ रहा। खर्चे मेरे सभी जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोगों ने एक्सपेंस ही कंसीडर किया है, इसीलिए यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट होगा डेबिट। पॉइंट क्लियर है, हर एक जर्नल एंट्री सिंपल थी, जस्ट आप लोगों को यहां पर कॉन्सेप्ट्स को, लॉजिक्स को समझने की नीड है, एंड धीरे धीरे करके हम लोग हमारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सभी जर्नल एंट्रीज आप लोगों की टिप्स पर आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, कंसाइनी के पास फाइनली कस्टमर आ गया और कंसाइनी ने कंसाइनर का गुड्स बेच दिया, कंसाइनी ने गुड्स बेच दिया। अब कंसाइनी ने गुड्स बेचा है तो उसको पैसे मिले होंगे, पैसे मिले हैं तो कैश या फिर बैंक को करेंगे डेबिट, एंड इन केस कोई उधार पर ले गया तो डेटर्स को डेबिट कर देंगे, पैसा मिला है तो पैसे को डेबिट कर दो, डेटर्स बने हैं तो डेटर्स को डेबिट कर दो, एंड इन फ्यूचर वो इस पैसे को किसको लौटाने वाला है, कंसाइनर को पैसा देने वाला है, तो कंसाइनर को इन फ्यूचर वो पैसा देगा, देने वाले को बोलते हैं लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर, इसीलिए कंसाइनर अकाउंट हुआ है यहां पर क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। कंसाइनर की बुक के अंदर इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, कंसाइनर की बुक के अंदर होगी हमें इन फ्यूचर कंसाइनी पैसे देगा, क्योंकि उसने मेरा गुड्स बेच दिया, मेरे पैसे उसके पास रखे हैं, वो आकर मुझे पैसा देगा, तो ही इज माई डेटर, इसीलिए कंसाइनीज अकाउंट को यहां पर किया डेबिट। एंड क्योंकि मेरा वहां पर गुड्स बिक गया तो यानी कि मेरे गुड्स कम हो गए हैं, मेरा कंसाइनमेंट कम हुआ है, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को किया यहां पर क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर क्या करना है, जैसे ही मेरा गुड्स बिकता है कंसाइनी मुझे कॉल करके कहते हैं तुमने कहा था मुझे तो इस सेल्स पर कमीशन मिलेगी, तो अब टाइम है मुझे मेरी कमीशन दे दो। कमीशन क्या है, खर्चा है, एंड मैं सारे खर्चे कंसाइनर की बुक के अंदर किसके अंदर डाल रही हूँ, किस कॉमन एलिमेंट के अंदर डाल रही हूँ, कंसाइनमेंट के अंदर, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट किया डेबिट। एंड ये जो कमीशन का पैसा है, खर्चे का पैसा है, किसको देना है, कंसाइनी को, कंसाइनी को देना है, यानी कि वो मेरी लाइबिलिटी है, इसीलिए कंसाइनी अकाउंट हुआ है यहाँ पर क्रेडिट। लॉजिक क्लियर हो रहा है। कंसाइनी की बुक के अंदर आ जाते हैं, क्या होना है। अब कंसाइनी की बुक के लिए मैंने आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिया, सिंपल सी एंट्रीज इसके अंदर हमें करनी है। अब इन फ्यूचर कंसाइनर मुझे पैसे देगा,
किस चीज के पैसे देगा? कमीशन के। तो पैसे देगा इन फ्यूचर, तो वो मेरा है डेटर, इसीलिए कंसाइनर अकाउंट को मैंने किया है यहाँ पर डेबिट। उसके बाद मुझे कमीशन मिल रही है, कमीशन इज माय इनकम एंड इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए कमीशन इनकम को मैंने किया है यहाँ पर क्रेडिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? यहाँ पर जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का नेचर डेबिट होता है, एसेट है वो मेरी, इसलिए उसको किया डेबिट। एंड अपोजिट साइड कुछ नहीं मिल रहा तो माय कॉमन एलिमेंट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को मैंने यहाँ पर किया है क्रेडिट। एंड यहाँ पर कंसाइनी की बुक के अंदर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनती है? अब कंसाइनर बैठ के सोचेगा कि इतने सब तामझाम में मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख देगा, एंड लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देगा। एंड अपोजिट साइड किसका नाम आने वाला है? मेरे उसी कॉमन एलिमेंट का, विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड ये दोनों ही एंट्री मेरे कंसाइनी की बुक के अंदर नहीं होगी। उसके बाद लास्ट चीज क्या है? यहाँ पर आप लोगों को याद है, हम लोग जो भी परचेजेस करते हैं, जो भी सेल्स करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये चीजें मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी होती है। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैंने किसकी जगह पर रखवाया था? सेल्स की जगह पर। तो टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट भी मेरा सेल्स की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। सेल्स मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती थी, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, इसीलिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारी सारी जर्नल एंट्री समझ ली है, चाहे वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हो, चाहे वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हो। आई होप हर एक जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर है, अच्छे से समझ आई है। इन केस माइंड के अंदर कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, डाउट्स हैं, तो आप लोग उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। एंड साथ ही एक बात का ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चीजें जो आपके माइंड के अंदर डाउटफुल रह भी गई हैं, वो डाउट्स आप लोगों की इजीली वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद बात करने वाले हैं, हम लोगों ने जर्नल एंट्री करते टाइम, जर्नल एंट्री के बारे में समझते टाइम, वहां पर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोग कंसाइनर है, आपने गुड्स को भेजा कंसाइनी के पास, तो अब ऐसा तो नहीं है उसको, कंसाइनी को ऐसा वरदान तो नहीं है मैंने 100 पीस भेजे एंड वो 100 के 100 बिक गए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उस 100 में से 80 पीसेस उसने बेच दिए हैं, 20 पीसेस उसके पास रखे, तो जो पीसेस उसके पास बच जाते हैं उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब द थिंग इज, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना है कि हम ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यूएशन किस पर करते हैं, इसकी कौन सी अमाउंट को हम लोग पिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों अमाउंट को कंसीडर करेंगे, चाहे वो मार्केट प्राइस हो, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, दोनों ही प्राइस को पिक करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि मेरा कौन सा प्राइस कम है। जोन सा भी मेरा प्राइस कम होगा, उसी प्राइस पर उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। सपोज करते हैं मार्केट प्राइस है 20,000 एंड कॉस्ट है मेरा 14,000, तो आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर करने वाले हैं? मैं तो करूंगी 14,000 पर, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि वैल्यूएशन होगी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर कॉस्ट लोअर है तो मैं कॉस्ट पर कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और चीज समझने वाले हैं, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी टिल द गुड्स रीच द गोडाउन आर टर्म्ड एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। बीच में हम लोगों ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की भी बात की थी, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड माइंड के अंदर हो सकता है डाउट है कि किन खर्चों को नॉन रिकरिंग कंसीडर करें। तो गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले जितने खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एंड वो सभी खर्चे आपकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, लाइक फ्रेट, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके नॉन रिकरिंग खर्चे के। अब यहाँ पर आप लोगों की नॉलेज चेक होने वाली है, नॉलेज टेस्ट होने वाला है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितने अच्छे से चीजें समझ आई हैं, क्या करना है ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मिल रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि क्या क्या कॉस्ट आप इसमें
इसमें से पिक करने वाले हैं एंड टोटल कॉस्ट क्या बनाने वाले हैं। क्वेश्चन समझाती हूँ, क्वेश्चन में क्या है, ए ऑफ गोरखपुर कंसाइन 300 कैलकुलेटर्स कॉस्टिंग 250 ईच टू बी ऑफ फरीदाबाद। ए यानी कि ए कौन है, यहाँ पर कंसाइनर है, मैं यहाँ पर पहले ही स्पेसिफाई कर देती हूँ, ए इज द कंसाइनर। ए क्या कर रहा है, बी को, बी कौन है, कंसाइनी, ए बी को भेज रहा है, क्या भेज रहा है, कैलकुलेटर। कितने कैलकुलेटर भेजे, 300 कैलकुलेटर्स भेजे, अमाउंट थी 250 रुपीज, एक कैलकुलेटर 250 रुपए का था एंड उस पर वो कैरेज एंड फ्रेट चार्ज कर रहा है 1500 रुपीज एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस भी दे रहा है 900 रुपीज का। उसके बाद बीबी कुछ खर्चे कर रहा है, अनलोडिंग चार्जेस पे कर रहा है 400, ऑक्ट्रॉय चार्ज कर रहा है 80 रुपीज का, कैरेज 800, गो डाउन रेंट 500, सेलिंग एक्सपेंस 320, ये सभी चीजें बी चार्ज कर रहा है। उसके बाद 200 कैलकुलेटर्स तो बी ने बेच दिए, 420 रुपीज के बेच दिए। अब क्या होता है, आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान से मेरे साथ साथ समझना। समझने से पहले माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट कर लो कि आप यहां से कौन कौन सी अमाउंट्स को पिक करने वाले हैं एंड उसके बाद मेरे साथ साथ चेक करेंगे कि क्या जो अमाउंट्स मैं पिक कर रही हूं वो ही आप लोग पिक कर रहे थे या फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे। ध्यान से समझना। सबसे पहले चीज, वैल्यू किसकी निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्यों ना पहले क्लोजिंग स्टॉक ही निकाल लिया जाए। क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। टोटल कितने कैलकुलेटर्स भेजे गए, 300 कैलकुलेटर्स, तो 300 भेजे गए थे, उसमें से सेल कितने हो गए हैं, 200 कैलकुलेटर्स तो बिक गए। तो यहां पर 200 को कर देते हैं माइनस, यानी कि मेरे 100 कैलकुलेटर्स बचते हैं जिसको मैं कंसीडर करूंगी मेरे क्लोजिंग स्टॉक की तरह। सिंपल सी चीज थी, 100 कैलकुलेटर्स आर माय क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है। अब बारी आती है इसकी वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन किस हिसाब से करनी है, ध्यान से यहां पर समझना। यहां पर मुझे कॉस्टिंग निकालनी है। कॉस्टिंग निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आप लोगों की एक कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है, 250 रुपीज। तो मैं क्या कर रही हूं, यहां पर कैलकुलेट कर रही हूं कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। कैसे कर रहे हैं, ध्यान समझना। कितने कैलकुलेटर बचे हैं आपके पास, 100, तो मैंने 100 कैलकुलेटर लिखा। एक कैलकुलेटर कितने का है आपका, 250 रुपीज का, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 250 रुपीज से, सो इट विल बिकम 25,000 रुपीज। ये तो है आपकी सिंपल सी कॉस्टिंग। कुछ खर्चे कंसाइनर ने पे किए हैं, कुछ खर्चे कंसाइनी ने पे किए हैं। मैंने आपको क्या बताया, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आपके इस कॉस्ट के अंदर ऐड होते हैं। एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले जो खर्चे हो रहे हैं वो सभी खर्चे आपके नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। कौन कौन से खर्चे हैं, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, यहां पर ए ने 1500 रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन 1500 तो उसने सभी 300 कैलकुलेटर्स के चार्ज किए। उसने कोई 100 कैलकुलेटर का लोट अलग तो भेजा नहीं, उसने 1500 रुपए दिए कि जा मेरे 300 कैलकुलेटर वहां तक पहुंचा आ, लेकिन वैल्यूएशन तो मैं सिर्फ 100 कैलकुलेटर की कर रही हूं, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। उसने 300 कैलकुलेटर के दिए, मुझे बस 100 कैलकुलेटर की कॉस्टिंग करनी है, वो कैसे करूं, ध्यान से समझना। 1500 एंड 900 रुपए चार्ज किए हैं कंसाइनर ने, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कैसे चार्ज किए हैं, ध्यान समझना। कंसाइनर ने दो खर्चे दिए हैं, एक 1500 का एंड एक 900 का, एंड ये जो टोटल खर्चा था उसने 300 कैलकुलेटर का दिया है, लेकिन मुझे 300 का नहीं चाहिए, इसलिए 300 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर रही हूं 100 कैलकुलेटर से, ताकि मेरे पास 100 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट आ जाए। तो अब यहां पर मेरे पास क्या कॉस्ट आने वाली है, सो इट विल बिकम 8 मल्टीप्लाई 100 विच विल बी कंसिडर्ड एज 800, यानी कि कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए हैं उसमें से 800 रुपए जो चार्ज किए गए हैं वो 100 कैलकुलेटर्स के लिए चार्ज किए। अब कंसाइनर के खर्चे मैंने पिक कर लिया, अब पिक करने वाली हूं मैं कंसाइनी के खर्चे। कंसाइनर के तो सभी खर्चे ऐड हो जाते हैं, क्योंकि कंसाइनर के द्वारा किया गया हर खर्चा मेरे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है। जनरली कुछ केसेस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरली 90% केस के अंदर उसके किए गए हर खर्चे आप लोगों के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। अब मुझे यहां
यहाँ पर पिक करने हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। किसके पिक करने हैं? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। लेट्स पिक द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी ने क्या क्या खर्चे किए हैं? उसने एक खर्चा किया है 400 रुपए का, मैंने 400 यहाँ पर लिखे, प्लस नेक्स्ट खर्चा किया है 80 रुपीज का ऑफ ऑक्ट्रॉय, 80 रुपीज को भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट खर्चा है कैरेज का 800 रुपीज का, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा है गोडाउन रेंट। अब ये लोग गोडाउन तक पहुंच चुके हैं, ये मुझसे गोडाउन का रेंट मांग रहे हैं, एंड गोडाउन के रेंट से पहले पहले जो खर्चे थे वो मेरे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है। गोडाउन तक पहुंचने से पहले जो खर्चे होते हैं वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो मुझे ऐड करने होते हैं। लेकिन अब ये गोडाउन का रेंट मांग रहे हैं, यहां से मैं इनके खर्चे देना बंद कर दूंगी, इसको ऐड करते हैं। एंड ये सभी खर्चे कितने कैलकुलेटर्स के थे? ये तो 300 कैलकुलेटर के थे, लेकिन चाहिए कितने के? 100 कैलकुलेटर्स के। यहां पर राउंड फिगर बनाने के लिए मैं ऑक्ट्रॉय को 80 कट करके 600 कर रही हूं, ताकि यहां पर मैं मेरी राउंड फिगर बना सकूं एंड आपको कॉन्सेप्ट इजीली सिंपल कैलकुलेशन के साथ समझा पाऊं। तो मैं यहां पर क्या कर रही हूं, 80 की जगह यहां पर हम लोग लिख देंगे 600। क्या लिख देंगे यहां पर? 600। अब मुझे यहां पर चार्ज करके बताएंगे 600 प्लस 400 इज 1000, 1800, यानी कि 1800 डिवाइड बाय 300 विल बी 6, एंड यहां पर ये आपका टोटल खर्चा हो रहा है 600 रुपीज का। अब क्या आप लोग इजीली यहां पर मुझे बता सकते हैं कि आपका टोटल खर्चा कितने का हो रहा है? 25,000 प्लस 800 प्लस 600, इट विल बिकम 26400। इट विल बिकम 26400, यानी कि अगर मैं कॉस्टिंग देखूं तो इसकी कॉस्ट आ रही है 26400। अब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में क्या बताया था? आपको क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर वैल्यूएट करना है, क्या वैल्यू रहने वाली है? अगर आपकी कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर कर लो, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पर कर लो। अब मैंने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली है, क्या यहाँ पर मार्केट वैल्यू के बारे में जान ले? मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए यहाँ पर। इन केस आप लोगों की मार्केट वैल्यू है 320 रुपीज। क्या है मार्केट वैल्यू? 320 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट वैल्यू क्या है 100 कैलकुलेटर्स की, तो 320 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 32,000 रुपीज। अब मैं आप लोगों से पूछूं मार्केट वैल्यू तो 32,000 है, कॉस्ट आपकी 26,400 है, तो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं? आपको समझाया था कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसी पर हम लोग हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी कम है? कॉस्ट की कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर लिखा जाएगा? इस वैल्यू पर, विच इज 26,400 रुपीज। ये था आप लोगों का केस नंबर ए। बी केस में देखते हैं। इन केस आपके कैलकुलेटर की मार्केट वैल्यू है 240 रुपीज। क्या वैल्यू है? 240 रुपीज। इन केस मार्केट वैल्यू है 100 कैलकुलेटर्स की 240 रुपीज एक कैलकुलेटर की वैल्यू है, तो इट विल बिकम 24,000 रुपीज। अब बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे? मार्केट वैल्यू 24,000 है एंड कॉस्ट आपकी 26,400 है, तो दोनों में से किसकी वैल्यू कम आ रही है? मार्केट वैल्यू की वैल्यू कम है, तो मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पर लिखने वाली हूँ? मार्केट वैल्यू पर। यानी कि सिंपल सी चीज है, जिसकी भी वैल्यू कम है उसी का मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पर उसी की प्राइसिंग पर मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक को चार्ज करने वाली हूँ। पॉइंट क्लियर है? इस एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को दो चीजें सिखाई हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने वैल्यूएशन का सिखाया कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर चार्ज करना है या मार्केट वैल्यू पर, किस पर चार्ज करना है? आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस अमाउंट पर करने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस पर या फिर मार्केट प्राइस पर। आप लोग कमेंट करेंगे कौन सी प्राइसिंग पर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप लोग करने वाले हैं। दूसरी चीज मैंने जो आप लोगों को सिखाई है कि मुझे कौन कौन से खर्चों को मेरी कॉस्ट के अंदर ऐड करना होता है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो सभी खर्चे जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले मैं पे कर देती हूँ, वो सभी खर्चे मेरे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का बेस क्रिएट किया है ताकि हम लोग आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, क्लियर कर सके। आई होप ये जो चैप्टर है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर एक चीज क्लियर है, जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से विद लॉजिक एंड विद शॉर्टकट ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, अच्छे से समझ आ चुकी हैं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपके नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो
डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।